हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट और मैं हूँ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं VSNIs की करंट अफेयर्स जो कि मई मंथ की है। तो इंटरनेशनल रिलेशन हमारी चल रही है जिसमें कि एक लेसन आपका ऑलरेडी कल आ चुका था। आज स्टार्ट करेंगे इंडिया की पैलेस्तीन पॉलिसी को लेकर। सबसे पहले समझेंगे कि इसराइल पैलेस्तीन के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट थी। हिस्ट्री के साथ हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे एक पूरा पैलेस्तीन देश था, उसके बाद उसके ऊपर इसराइल ने कैसे कब्जा किया और आज की डेट में हमारा क्या स्टैंड है। ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है गाज़ा स्ट्रिप और हमास के बीच में, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या स्टैंड रहा, हम लोग किस तरीके से पैलेस्तीन के बारे में क्या स्टेटमेंट रखते हैं और इसराइल के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही अगर टाइम बचा तो हम लोग इंडिया यूके रिलेशन के बारे में भी देखेंगे। ये दोनों आर्टिकल बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। थोड़ा लेंदी लगेगा आपको, बट टाइम दीजिए क्योंकि टॉपिक को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ जो कि कल हम लोग ने MP लैट के बारे में देखा था। आप लोग आंसर देने का कोशिश किए हैं बट क्लोजली आकर आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, वो मैं अभी आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे अपने आर्टिकल पे। सो ये क्वेश्चन था कि MP लैट के बारे में बस आपको सिंपली 4 स्टेटमेंट दिया गया है और ये आपको बताना कि करेक्ट कौन सा है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि UPSC में जब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिससे कि 3 से 4 स्टेटमेंट है, तो वो उसको आप लोग जैकपॉट क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हो। उसमें बहुत चांसेस कम होता है कि आप यहाँ पे गलती करके जाओ। देखिए कैसे। पहली स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि MP लैट फंड है जो कि यहाँ पे एक ड्यूरेबल एसेट को बनाने के लिए यूज़ किया जाए, जैसे कि कोई भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी गाँव में अगर हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है तो वो प्रोवाइड किया जाए, एजुकेशन के लिए स्कूल बनवाया जाए या फिर एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो ऑब्वियस है कि ये MP लैड यानी कि जो MPs को यहाँ पे फंड दिया जाता है वो इसी के लिए दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट नो डाउट करेक्ट है, ठीक है, एक ऑप्शन हमारा गया। सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं जो कि कहा जा रहा है कि कुछ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ हर एक MP का फंड जो है वो यहाँ पे SC ST पॉपुलेशन को बेनिफिट दिलाना ही है। ऑब्वियस है, हम लोग भी देखे थे कि जितना भी टोटल फंड दिया जाता है 5 करोड़ 1 ईयर के लिए दिया जाता है, तो उसमें से 15% जो फंड है वो यहाँ पे खर्च होना चाहिए शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए, 7.5% जो फंड है वो खर्च होनी चाहिए शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के लिए। तो अगेन सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और वैसे भी आपको फर्स्ट के साथ सेकंड जो है वो फ्री मिल गया है तीनों स्टेटमेंट में। थर्ड आप लोग देखो, कहा जा रहा है कि MP लैड्स जो फंड है वो सैंक्शन किया जाता है ईयरली बेसिस पे और ये अनयूज्ड फंड जो है ना इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यही चीज़ गलत है। मैं आपको चीख चीख के पढ़ाई थी कि ये नॉन लैप्सेबल है, यानी कि ये लैप्स नहीं होता है, आगे भी आपका हर एक साल ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जितना भी आपका मनी इसमें बचा हुआ है। तो थर्ड स्टेटमेंट हो गया गलत और इससे आपको मिल गया एक ऑप्शन और आपका एलिमिनेट हो गया। अब पूरा खेल आपका बना हुआ है इस फोर्थ स्टेटमेंट में। अगर ये आप समझ के इसको समझ गए तो आपका खेल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो आपका खेल बन जाएगा, ठीक है। देखिए फोर्थ स्टेटमेंट में क्या है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को यहाँ पे लिखा गया कि मस्ट इंस्पेक्ट करना है एटलीस्ट 10% सारे काम को जो भी यहाँ पे हर साल इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया गया है। तो अगर आप लोग देखो कि यहाँ पे कहा गया, हम लोग क्या पढ़े थे कि क्या इशू था, तो जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है ना वो यहाँ पे जो है मॉनिटर नहीं करते हैं, बहुत वीक मॉनिटरिंग था। तो हम लोग ये नहीं देखे थे कि मॉनिटरिंग करते ही नहीं है, हम लोग ये देखे थे कि इशू है कि वीक मॉनिटरिंग है। अब वीक मॉनिटरिंग है कहने का मतलब है कि जो 100% प्रोजेक्ट की काम है उसमें से एटलीस्ट 10% तो वो इंस्पेक्शन कर ही सकते हैं ना। 10% बहुत कम लिखा गया है। कोई भी अगर आपका स्कीम चल रहा है और उसको देखा जाएगा तो उसमें आप लोग देखो कि कोई भी काम चल रहा है ना, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट 10% या 20% उस काम को इंस्पेक्शन किया जा रहा है, देखा जा रहा है हर साल कि हाँ कितने काम कंप्लीट हुए। बस प्रॉब्लम ये हो जाता है हमारे देश में, इश्यूज चैलेंजेस आप कुछ भी कह लो, ये होता है कि वो 100% तरीके से इंस्पेक्शन नहीं होता, एक पीरियोडिक मैनर में इंस्पेक्शन नहीं होता है, जिससे कि हमारे जो भी काम हो रहे हैं या फिर जो भी हमारा स्कीम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का लूपहोल हम लोग को पता चल जाएगा। तो यही चीज़ों में गड़बड़ है, इसलिए नहीं हो पाता। बट यहाँ पे देखिए स्मार्ट तरीके से लिखा गया है ना कि 10% जो है वो यहाँ पे इंस्पेक्शन हो रहा है, तो ये जो डेटा है ये बहुत ही स्मॉल है, इतना तो मान ही सकते कि हाँ कोई भी तो करेगा ही, क्योंकि वीक मॉनिटरिंग की इशू यहाँ से निकल कर आई थी। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये मस्ट वर्ड है, मस्ट वर्ड क्योंकि ये एक आपका थोड़ा सा ये सारे वर्ड से बचने के लिए कहा जाता है ओनली, इफ़, मस्ट, ठीक है। तो इससे आप बच रहे होंगे और इस स्टेटमेंट को गलत कर रहे होंगे, बट नहीं, आपको दूसरे साइड यहाँ पे जैसे ही आप इसको गलत करोगे मस्ट पढ़ के और उसके बाद आपका यहाँ पे खेल शुरू होता है कि आगे आप इस पर ध्यान दे रहे हो कि नहीं कि ओनली यहाँ पे 10% लिखा गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर हमारा ए नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फाइन, चलिए आगे बढ़ते। एक छोटी सी न्यूज़ है, अगर आप लोग को VSNIs की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे ज्वाइन करनी है तो आप लोग बेशक हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी दी गई है, उस ईमेल आईडी में जाकर आप लोग अपनी क्वेरीज जो भी है वो आप लोग अपनी क्लियर कर सकते हो। और ईमेल आईडी है rishika.ch77@gmail.com, ठीक है। अगर आप लोग को यहाँ पे परचेज़ भी करना है तो डायरेक्ट आप पे करके परचेज़ भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो
तो स्टार्ट करते हैं इंडिया की पैलेस्टीन पॉलिसी के साथ। एक्चुअली रिसेंटली हुआ क्या है पहले ये समझिए। एक वॉयलेंट देखने को मिला जो कि इजराइल और पैलेस्टीनियन जो फैक्शन है, दोनों कंट्री है, इनके बीच में हुआ, वो भी गाज़ा स्ट्रिप वाले एरिया में। और ये लास्टली आप देखो कि इजिप्ट एक देश है जिसके मीडिएशन से ये सीज़ फायर हो पाया, यानी कि दोनों देश जो है वो शांत हो पाए। ठीक है, एक शांति वाले समझौते पे साइन हो पाया। तो चलिए पहले हम लोग मैप का देख लेते हैं कि कहाँ गाज़ा स्ट्रिप है, कहाँ हमास है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, उसको समझते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरी यहाँ पे आपका मैप का रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे यहाँ पे पैलेस्टीनियन जो है अपने ज़मीन को लॉस किए हैं। सबसे पहले क्या हुआ है कि अगर हम लोग 1947 की देखें, जब यहाँ पे जूइस सेटलमेंट है, ये आपको जो वाइट कलर की देखने को मिल रही है ये जूइस है यहाँ पे, और जो जितना भी ग्रीन कलर का पोर्शन देखने को मिल रहा है ये पैलेस्तीन है। ठीक है, तो ये पूरा पैलेस्तीन था। आज के डेट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये कन्वर्ट होकर यहाँ पे इजराइल लिखा गया है, बट कोई नहीं, ये समझिए यहाँ पे पैलेस्तीन है। धीरे धीरे क्या हुआ, 1947 में पार्टीशन प्लान होने लगा, यानी कि जितने वाइट कलर के ये आपको स्पेस देखने को मिल रहा है, ये सारा ज़मीन जो है इजराइल के कब्जे में आ गया। धीरे धीरे जो है ना इजराइल कब्जा करने लगा था, तो यहाँ पे इजराइल कब्जे में कर लिया। और बाकी पैलेस्तीन आप देख सकते हो कि सिमट के रह गया, थोड़ा यहाँ ग्रीन है, थोड़ा यहाँ ग्रीन है, और थोड़ा ऊपर ग्रीन है। ठीक है, इतने में ही नहीं रुका इजराइल, इजराइल आगे भी वॉर किया। उसके बाद आपको पता है कि इजराइल और अरब नेशन के बीच में जो है यहाँ पे 6 डेज़ वॉर हुई थी, जिसमें कि इजराइल अकेले जीता था। तो उसी का ये परिणाम है कि जीतने के बाद जो है सारे ज़मीन को इसने कब्जा कर लिया। 1949 से लेकर 67 के बीच में काफ़ी झड़प हुई, लड़ाई हुई, ये वॉर चला। उसके बाद फाइनली डिसाइड हो गया कि ये पूरा एरिया इजराइल के अंदर में है, और जो यहाँ पे पैलेस्तीन है वो 2 जगह सिमट के रह गया। एक आपको इस जगह देखने को मिलेगा वेस्ट में, और ईस्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फाइन। उसके बाद आज के डेट में आप देखो कि क्या है। आज के डेट में यहाँ पे तो जो ये वाली पोर्शन है, वेस्ट वाली पोर्शन है, वो तो एज़ यूजुअल है, लेकिन ईस्ट वाली पोर्शन में भी आप देख सकते हो कि धीरे धीरे जूइस ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, यानी कि ये भी आपका ज़मीन जो है पैलेस्तीन के अंडर में आ चुका है। तो ये आप लोग एक हिस्ट्री देखे हो, 1947 में आज़ाद हुआ था, 2 देश बन चुके थे, इजराइल पैलेस्तीन। उसके बाद से ही ये आपका जो है ये खेल शुरू हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ये हमारा इजराइल है आज की डेट में। ये जो छोटू सी वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये इस जगह को गाजा कहा जाता है। और उसके बाद आप यहाँ पे आओ, ईस्ट में आओ, तो हालांकि इसको जो है वेस्ट बैंक कहा जाता है, वेस्ट बैंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर आइए तो यहाँ पे गोलन हाइट्स देखने को मिलेगा, ये भी एक फेवरेट एरिया है यूपीएससी का। वैसे आप लोग देखो कि ये वाला जो जगह है ना, वेस्ट एशिया वाला जितना भी यहाँ पे कंट्री आपको देखने को मिलेगा, इसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, और ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, और इससे यूपीएससी भी हर साल क्वेश्चन पूछती है। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा पूछ सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ चांसेस है। अगल बगल की आप देख सकते हो, ये जो इजराइल पैलेस्तीन के बीच में हुआ था, और हमास ग्रुप कहाँ रहते हैं, ये गाजा स्ट्रिप में देखने को मिलेगा। ये छोटी सी पट्टी है जिसको गाजा पट्टी भी कहते हैं, गाजा स्ट्रिप भी कहते हैं। यहाँ पे हमास लोग जो है वो हमास ग्रुप यहाँ रहते हैं। यहाँ से मेनली प्रॉब्लम अराइज हो रही थी, और फिर ये जो इजिप्ट देश है, जिसे हिंदी में मिस्र कहते हैं, तो इनके द्वारा यहाँ पर समझौता किया गया। ठीक है, आगे चलिए थोड़ा और डिटेल में देख लीजिए। यहाँ पे ये इजराइल है, ये आप देखोगे कि डेड सी है, तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि डेड सी कहाँ है, तो ये वेस्ट बैंक के आपको देखने को मिलेगा। और ये तल अवीव है, हमारे जो इंडिया के एम्बेसडर है वो यहाँ पे तल अवीव में देखने को मिलेगा। जेरूसलम है, जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे वो मानते थे कि ठीक है यहाँ पे इजराइल की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, बट इसको वर्ल्ड वाइड और पूरे मतलब कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसको रिकोगनाइज़ नहीं किया जाता, कुछ ही देश इसको रिकोगनाइज़ करते, तो उस पर ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। अब देखते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर कंट्री कौन कौन सी है। तो इजराइल को यहाँ पे बॉर्डर करने वाले जो देश हैं, सबसे पहले इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है। ठीक है, और साथ ही आपको लेबनान भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए कि जो यहाँ पे बॉर्डर है इजराइल की, वो किस सी से यहाँ पे टच होती है, तो दिस इज़ मेडिटेरियन सी। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मैप। अब चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं इसराइल पैलेस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट के साथ कि बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ और अब तक क्यों नहीं सलट पाया। 1947 में हम भी आज़ाद हुए, ये भी आज़ाद हुआ, लेकिन ये मामला क्यों नहीं सलट पाया, ये समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले कि बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, ये बीच में आपको जो है कबाब में हड्डी कौन है। तो बहुत सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिलेगा इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में, जिसमें कि दोनों देश कभी अग्री नहीं होते, कभी सहमत नहीं होते। तो क्या क्या है यहाँ पे, पहली है कि जो पैलेस्तीनियन रिफ्यूज़ी है उनका क्या होना चाहिए। सेकंड है कि जो जूइस सेटलमेंट है, जो कि वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाइड किए हैं, तो क्या उनको वहीं रहने दिया जाएगा या फिर उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। थर्ड इशू है कि जो दोनों साइड है वो क्या यहाँ पे जेरूसलम को शेयर करेंगे। फोर्थ है कि क्या पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो अपने इसराइल के साथ ही ये आपका क्रिएट किया जाएगा, या फिर पैलेस्टीनियन स्टेट अपना अलग होगा। तो ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जो आज तक यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो पाया, और इसी के कारण जो है ये देखने को मिलता है कि इतना सारा लड़ाई होते रहती है।
इसराइल आप देखो कि अभी भी जो है वेस्ट बैंक में ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि हम लोग देखे थे कि वेस्ट बैंक में जो है धीरे धीरे ऑक्यूपाई करना स्टार्ट हो गया है, और साथ ही साथ जो है गाजा को भी यहाँ पे पुल्ड आउट कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट में अभी तक आप देखो कि यहाँ पे पीस ऑफ लैंड जो है इस ऑक्यूपाइड टेरिटरी का, ये अभी के वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन में आपको पता है कि ये मुद्दा वहाँ पे है और वहीं पे ही रह जाएगा, कभी भी सॉल्व होने वाला नहीं है। हमास क्या है कि एक लार्जेस्ट सेवरल पैलेस्टीनियन मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप है जो कि यहाँ पे गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करते हैं। गाजा स्ट्रिप वाला एरिया में कौन रहते हैं, तो हमास रहते हैं, जो कि बहुत बड़े आप देखो कि एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप है। इसराइल देखे तो इसराइल ये क्लेम करता है कि पूरी तरीके से जो जेरूसलम है ना वो यहाँ पे इसराइल की कैपिटल है। वहीं अगर पैलेस्टीनियन की बात करें तो वो उनका मानना है कि जो ईस्ट जेरूसलम है वो यहाँ पे फ्यूचर पैलेस्टीनियन जो स्टेट बनने वाला है वो इसका कैपिटल है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस इसराइल पैलेस्तीन की तो मैं मैप के थ्रू आपको बता दी, थोड़ा आप लोग को और भी डिटेल यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले लेट जो 19th सेंचुरी थी, यहाँ पे क्या हुआ कि नेशनलिज्म का जो मुद्दा था ना, हमारा देश ये चीज़ें स्टार्ट हुई। उसके बाद पैलेस्टीनियन का यहाँ पे माइग्रेशन शुरू हुआ। 1917 में क्या हुआ, वॉलफोर डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें कि ब्रिटिश मैंडेट किए कि पैलेस्तीन जैसा कोई देश होना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि बॉलफोर डिक्लेरेशन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसी से बॉलफोर डिक्लेरेशन से ये ब्रिटिशर्स के द्वारा कहा गया था कि हाँ पैलेस्तीन एक देश है, ठीक है। उसके बाद 1947 में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन इंटरवीन की, और इसके बाद जो है दो नया स्टेट फॉर्म हुआ जो कि इसराइल और पैलेस्तीन है। फिर 1941 से 45 के बीच में क्या हुआ, हॉलोकॉस्ट देखने को मिला, यानी कि जूइश स्टेट का डिमांड ये बहुत ज़्यादा बढ़ते गया। फिर उसके बाद 1948 से 1949 के बीच में क्या हुआ कि पहली अरब इसराइल वॉर हुई और इसमें इसराइल की जीत हुई। फिर यहाँ पे 1948 में क्या हुआ, इसराइल के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कि अब ये स्वतंत्र राज्य है, ठीक है, कंट्री है मान लीजिए। 1967 में क्या हुआ कि फिर 6 दिन की वॉर हुई और इसराइल ने जो पैलेस्टीनियन लैंड था उसकी पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर दी, यानी कि वेस्ट बैंक वाला भी आप देखते हो और गाजा स्ट्रिप वाला भी देखते हो, वहाँ पे भी इसराइल का कब्जा है। उसके बाद 1964 में क्या हुआ कि यहाँ पे PLO का फॉर्मेशन हुआ, उनकी अपनी पार्टी होगी। 1987 से 93 के बीच में क्या हुआ कि पहली बार आप देखो कि यहाँ पे हमास ग्रुप जो थे ना, ये आपका जो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप, तो इनका फॉर्मेशन हुआ। एंड देन आफ्टर यहाँ पे 1993 में क्या हुआ, ओस्लो अकॉर्ड हुआ। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि ओस्लो अकॉर्ड हुआ, जिसमें कि आप देखो कि इसराइल के जो PM थे उनको मार दिया गया, वो भी इजरायली अल्ट्रा नेशनलिस्ट के द्वारा। तो ये भी चीज़ देखने को मिला। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2000 से 2005 के बीच में फिर यहाँ पे इसराइल जो थे वो गाज़ा छोड़ दिए, हमास को यहाँ पे कंट्रोल में ले लिए, ठीक है। इसराइल गाजा जैसे ही छोड़े ना तो हमास यहाँ पे जो है गाजा को कंट्रोल में ले लिया। तो ये थोड़ी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री है जो कि आपको ये देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा। आप समझते हैं कि इंडिया क्या कर रही है, इंडिया का यहाँ पे क्या पॉलिसी है, क्योंकि मेन यही चीज़ है। अब ये लोग अपने आपस में देश में लड़ते रहे मरते रहे, हमें क्या है कि नहीं। पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का चलते रह जाए, तो दो देश के बीच में कभी कूदना नहीं चाहिए। बट क्योंकि हमारी रिलेशन इसराइल के साथ भी अच्छी है और हम लोग जो है पैलेस्तीन का जो है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर हम लोग उसका सपोर्ट भी करते हैं, तो ये चीज़ आप समझिए कि हमारा क्या तर्क वितर्क है। इनिशियल फेज़ में क्या है कि इंडिया जो है ना, जो इसराइल जिस तरीके से क्रिएट हो रहा था, क्योंकि वो लड़ झगड़ के पूरा अपना जो है ज़मीन कब्जा कर रहा था, शांति से तो नहीं कर रहा था। तो हम लोग कभी भी ऐसे देश को सपोर्ट नहीं करते हैं ना जो लड़ते झगड़ते हैं या फिर इस तरीके का वॉर करते हैं। हम लोग जैसे शांति को प्रमोट करते हैं, तो वैसे ही हम लोग इस तरीके के देश को भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं जो शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए हम लोग जिस तरीके से इसराइल क्रिएट हो रहा था, तो हम लोग हमेशा उसके अगेंस्ट में ही वोट देते आए हैं और पैलेस्तीन के फेवर में हम लोग वोट दिए, ठीक है। साथ ही कोल्ड वॉर फेज जब चला, यानी कि जो कोल्ड वॉर पीरियड था, तो इंडिया के द्वारा आप देखोगे कि हम लोग उस समय भी पैलेस्टीनियन फ्रीडम के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे और एक मोरल और लीगल पोजीशन हम लोग यहाँ पे इसराइल ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट में थे। जिस तरीके से इसराइल अपना कब्जा बढ़ा रहा था उसके अगेंस्ट में हम लोग उस समय भी थे। जब इसराइल ने पूरे पैलेस्तीन का 78% टेरिटरी को कब्जा कर लिया इस 6 दिन के वॉर में, जो कि 1967 में हुआ था, बहुत ही फेमस वॉर है, इसराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। तब जाकर जो है ना इंडिया तब जाकर जब इसराइल अपने आप को इंडिपेंडेंट कहा 1967 में, तब जाकर हम लोग जो है ना, हाँ, इस इंडिपेंडेंट कंट्री को हम लोग माने और जो भी पैलेस्तीन स्टेट है उसकी सॉवरेन भी हम लोग मानते रहे। ऐसा नहीं है कि कैपिटल फॉर्म यहाँ पे इसराइल फॉर्म हो गया तो हम लोग इसराइल की तरफ बढ़ गए और पहले से जो पैलेस्तीन का हम लोग साथ देते आ रहे थे पैलेस्तीन का साथ छोड़ दिए। ऐसा हम लोग नहीं किए, हम लोग पैलेस्तीन का भी साथ दिए। लेकिन हाँ, जब इसराइल एज ए कैपिटल बन चुका है, एक कंट्री बन चुका है, कैपिटल नहीं, तो हम लोग फिर उसको भी यहाँ पे मान देने लगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो हमारे द्वारा कहा गया कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे 2 स्टेट हम लोग मानते हैं, एक इसराइल है और दूसरा यहाँ पे पैलेस्तीन है। अब यहाँ पे मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस है क्या, ये समझिए।
हमारे द्वारा एक फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है इसराइल के साथ 1992 में हम लोग इस्टेब्लिश कर दिए। और इसके साथ क्या हुआ ना कि जो इसराइल पैलेस्टीन जो टाइज है ना, उसको भी सोचे कि धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा इस मैड्रिड कॉन्फ्रेंस जो 1991 में हुआ था, जहाँ पे हमारे द्वारा कहा गया था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन लेकर आना ही है, यानी कि ये दोनों राज्यों के बीच में जो है हमें एक अच्छा खासा समझौता लेकर आना है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस ये किसके लिए था, तो ऑब्वियस है कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए था, जो कि यहाँ पे इसराइल और पैलेस्तीन के लिए था। और ये किसके द्वारा यहाँ पे लाया गया था, तो इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसी के तहत हम लोग जो है मैड्रिड पीस जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी के तहत हमारी रिलेशन जो है इसराइल के साथ वो बेटर हुई थी। कंटेम्प्रेरी फेज़ भी अगर हम लोग देखें तो कई बार आप देखो कि हम लोग जैसा जैसा ज़रूरत होता है उस हिसाब से जो है हम लोग अपनी नीड को शिफ्ट भी करते हैं। तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो 2017 में शिफ्ट भी देखने को मिले, यानी कि हम लोग थोड़ा चेंज हो गए। जब इंडिया अपने रेफरेंस यानी कि जो ईस्ट जेरूसलम को जो हम लोग कह रहे थे उसकी रेफरेंस से हम लोग बाहर आ गए। और 1967 का जो बॉर्डर है ना, यानी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो उस समय यहाँ पे प्रेसिडेंट महमूद अब्बास थे, तो वो इंडिया आए थे। तो उस समय क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे जो 1967 का बॉर्डर था, जिसमें कि इंडिया पहले ये क्लेम कर रहा था कोल्ड वॉर के टाइम में, तो उस चीज़ से भी हम लोग पीछे हट गए कि ठीक है, जो आप लोग का बॉर्डर है आप लोग समझिए, ईस्ट जेरूसलम का क्या करना है वो आप लोग समझिए, हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब 2018 में क्या हुआ कि इंडिया के द्वारा फिर से डी हाइफिनेशन पॉलिसी लाया गया। तो ये याद रखना है कि डी हाइफिनेशन पॉलिसी हम लोग लेकर आए, जिसका सिंपली यही मतलब है ना कि इंडिया का जो इजराइल के साथ रिलेशन है वो अपने खुद के मेरिट में है। किसी के कहने पर हम लोग अपने इजराइल को दोस्त नहीं बनाया है, ना ही इजराइल हम लोग को दोस्त बनाया है। ये हमारे खुद के बेसिस पे है, उसके इंडिपेंडेंट को लेकर है। और ये इंडिया का जो जिस तरीके से पैलेस्तीन के साथ रिलेशन है उससे बहुत अलग है। अब ये दोनों कंट्री आपस में लड़ रहे हैं तो उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हमारी जिस तरीके से शुरुआत से पैलेस्तीन का साथ हम लोग देते आ रहे थे वो अभी भी हम लोग देते हैं, लेकिन हाँ, बीच में अगर हम लोग की दोस्ती इजराइल से हो गई है तो वो हमारे खुद के मेरिट पे है। हम लोग किसी के कहने पर, किसी का पक्षपात करने पर हम लोग यहाँ पे दोस्त नहीं बने, वो हम लोग खुद के विल से दोस्ती बने हैं। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो गया। जो यहाँ पे हमारा क्या आया था, डी हाइफिनेशन पॉलिसी, तो इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट किए कि हाँ, इजराइल हमारा दोस्त है। उसके बाद क्या हुआ, जो रिसेंट वायलेंस अभी आपको इजराइल पैलेस्तीन के बीच में देखने को मिला, पैलेस्तीन कहने का मतलब है हमास, क्योंकि हमास से आप देखोगे कि बहुत सारा जो है बैक टू बैक मिसाइल दिया गया था। तो इंडिया फिर से यूनाइटेड नेशन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया है कि पैलेस्तीन कॉजेज़ को लेकर, यानी कि हम लोग जो है ना खुले प्लेटफॉर्म पे भी इजराइल को एज ए फ्रेंड और इजराइल को सपोर्ट नहीं करते, आज भी हम लोग पैलेस्तीन को ही सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ये चीज़ समझने का कोशिश कीजिए, ये सारी चीज़ें ना एक डिप्लोमेटिक वे में आपको समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए भी जो है ना पूरी तरीके से खड़े हो जाओ। इजराइल हमारा बहुत अच्छा देश है, हम लोग काफ़ी टेक्नोलॉजी फील्ड में उसी से सीखते हैं। जैसे हमारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जो कि हम लोग इजराइल से सीखे। तो ऐसा थोड़ी ना कि इजराइल के लिए हम लोग एकदम खड़े हो जाएंगे। अगर हम लोग इजराइल के लिए खड़े हो जाएंगे तो इट मीन्स कि हम लोग उस कंट्री को बढ़ावा दे रहे जो लड़ झगड़ के अपने ज़मीन को कब्जा कर रहा है। तो आप ये चीज़ समझिए कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान भी हमारे POK वाला एरिया पे जो है ना इस तरीके से लड़ झगड़ के ही कब्जा कर रहा है। तो हम लोग अपने जिस तरीके से शांतिपूर्ण देश है हम लोग, तो उस तरीके से हम लोग शांति वाले कंट्री को ही हमेशा प्रमोट करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो इसलिए ओपन प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग आज भी यही कह रहे हैं कि हम लोग पैलेस्तीन की जो कॉज है उसको हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि हमारे द्वारा क्या कह दिया गया, अंदर ही कुछ और है ऊपर ही कुछ और है। देखिए, ये थोड़ा सा समझना होगा पॉलिटिकल एंगल समझकर, और पूरे जो ओपन प्लेटफॉर्म होता है उसमें हमारा क्या इंस्टेंसेस रहा कल को और आज को क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ के चलना होगा। अब हमारी जो पॉलिसी है इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग जो पैलेस्तीन को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं ना, इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है। सबसे पहला है कि हमारी खुद की वैल्यू, यानी कि हमारे देश की जो पॉलिसी है वो पैलेस्तीन को यहाँ पे हमेशा सपोर्ट करते आइए। आप देख रहे हो कि जब इसराइल देश भी नहीं बना था उससे पहले भी हम लोग जो है पैलेस्तीन को सपोर्ट करते थे। तो ये चीज़ चलते रहना चाहिए। इट मीन्स कि हम लोग एंटी रेसिज्म, एंटी इम्पेरियलिज्म, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। साथ ही जो लिबरेशन स्ट्रगल है उसको भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। सेकंड चीज़ है कि मिडिल ईस्टर्न कॉपरेशन है। आपको पता है कि हम लोग 80% जो हमारी तेल की डिमांड है और तेल की नीड है ना, वो हमें कौन देता है, तो ये मिडिल ईस्ट के कंट्री ही देते हैं। इसलिए हम लोग को यहाँ पे ऐसा कोई भी कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे कि इस तरीके के देश जो है हर्ट हो जाए, क्योंकि हमारा पूरा इकॉनमी यहीं पर बेस्ड है। आप लोग देखते हो कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम ऐसे ही बढ़ जाते हैं, और अगर तेल के दाम सस्ते
सस्ते भी होते हैं, तो चलिए थोड़ा बहुत तो मुनाफा हमें मिलता ही है, उसका फ़ायदा देखने को मिलता है। तो यही चीज़ें हैं। और साथ ही साथ आप देखो कि अगर हम लोग पैलेस्तीन कॉज को अपोज कर देते हैं तो इससे क्या होगा ना कि पाकिस्तान की अटेम्प्ट होगी, वो भी अभी जब मैं आपको बताई ना कि वो कश्मीर इश्यूज़ को लेकर वो भी बोलेगा कि ठीक है, अगर आप पैलेस्तीन को सपोर्ट करें यानी कि पाकिस्तान भी कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो भी पीओके वाला एरिया ले सकता है। तो इसलिए हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा काम नहीं करते हैं। साथ ही ग्लोबल लीडरशिप के लिए एक एस्पिरेशन भी है। आप देखो कि यहाँ पे परमानेंट सीट लेने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपको पता है कि इंडिया का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन से 57 मेंबर स्टेट है, 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स है। तो 2/3 हमें यहाँ पे मेजोरिटी चाहिए, वो भी टोटल यूनाइटेड नेशन 193 मेंबर्स है, जिससे कि 57 कंट्री जो है वो आज भी हमारे साथ हैं। तो इसलिए आप देखो कि हमें तो साथ चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को परमानेंट सीट चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आपको ये बताना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर का नाम क्या है वो बताना है। साथ ही साथ ये बताइए कि परमानेंट मेंबर तो 5 होते हैं, बट नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो सपोर्ट है ना, अगर हम लोग पैलेस्तीन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो इससे हमारी जो डी हाइफिनेशन पॉलिसी है, जिसमें कि हम लोग दोनों के साथ टाइज़ किए हैं, इसराइल के साथ भी टाइज़ किए हैं कि हाँ इकोनॉमिक्स, सोशल और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो स्ट्रैटेजिक लेवल पे जो जिस तरीके से वो बढ़ते गया है हमारा इसराइल के साथ संबंध, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो इसराइल यहाँ पे इंडिया के साथ इंगेज है, वो भी बहुत सारे जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट को लेकर। उसमें से एक है बैरक 8 मिसाइल। बैरक 8 मिसाइल इतना ज़्यादा पावरफुल मिसाइल है जो कि हम लोग यहाँ पे इसराइल की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके और इसराइल के हेल्प से हम लोग इस तरीके का मिसाइल बना रहे हैं। तो हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि एक कंट्री को अपोज कर दे और दूसरे कंट्री का साथ दे दे। ये इंटरनेशनल लेवल पे कभी नहीं हो सकता, इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं हो सकता, ठीक है। बट ये हम लोग समझते कि क्या इशू है इंडिया की इसराइल पॉलिसी को लेकर, क्यों हम लोग सामने निकल कर नहीं आते। तो आप देखो कि इंडिया की जो ग्लोबल एम्बिशन है ना, वो यहाँ पे इस तरीके से अलाउ नहीं करती है कि हम लोग ग्लोबल इश्यूज़ को पूरी तरीके से हाईलाइट करके बोले। हम लोग एक बैलेंस करके चलते हैं। आपको पता है कि हमारा जो है एक बैलेंसिंग फॉर्म में हमेशा इंडिया रहा है। कभी भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज़ को तो साथ हम लोग नहीं दिए हैं, अंदर ही अंदर साथ देते हैं बट ऊपर से नहीं देते। तो वही चीज़ है कि एक बैलेंसिंग एक्ट लेकर चलना चाहते हैं हम लोग इसराइल और पैलेस्तीन दोनों कंट्री को लेकर। बट इंडिया का जो स्टेटस है ना ग्लोबल पावर जैसा, तो वो राइज़ हो रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है हमारे लिए कि हम लोग इतने बड़े मुद्दे में भी कैसे अपने आप को न्यूट्रल रख सके। तो हम लोग हमेशा यही चीज़ें कोशिश करते हैं, तो इसलिए ऐसा हम लोग को करना पड़ता है। साथ ही इंडिया का इंस्टेंस है टेररिज्म को लेकर, जो कि एक यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जिस तरीके से हम लोग पैलेस्तीन को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप देखो हमास क्या है, एक टेररिस्ट ही ग्रुप है, इस्लामिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट का ही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाता है हमारे लिए कि हम लोग पैलेस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया का जो ग्लोबल स्टैंस है ना, इस तरीके का अलग थलग करने का आइडिया का, जैसे कि गुड टेररिज्म क्या हो गया, बैड टेररिज्म क्या हो गया, तो इससे हम लोग को जो है टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करने के लिए परमिशन दिया जाता है, वो भी पैलेस्टीनियन रीजन में। तो प्रॉब्लम तो यही हो गई ना कि हम लोग को ये अलाउ नहीं किया जाता है कि हम लोग यहाँ पे जो है पैलेस्तीन को सपोर्ट करें। इससे ये देखने को मिलता है कि हाँ हम लोग जो है टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक इशू है हमारे इजराइल पॉलिसी को लेकर। बट ठीक है, जो भी है, कंक्लूजन देखिए कि ये बताया जा रहा है कि हमारी जो इंडिया की पॉलिसी का सक्सेस है, ये डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग किसी भी रीजन में एक अच्छा बैलेंस रख सकते हैं। बेस्ट वे है इस एक्ट को स्ट्रेंथन करने का कि हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट करें, प्रिंसिपल रखें, अनबाइस्ड स्टैंड लेकर चले कि किसी भी कंट्री को ज़रूरत से ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट देने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी इस चीज़ को समझ के चलिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में ना ही कोई कंट्री किसी का दोस्त होता है, ना ही कोई कंट्री किसी का दुश्मन होता है। जब जिसकी ज़रूरत होती है वो उस हिसाब से वो चला जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ें है कि हम लोग किसी, आज मान लीजिए कि अगर हम लोग इसराइल का साथ दे दें, कल क्या पता कि इसराइल हमें टेक्नोलॉजी में हेल्प करने में मदद करना ही छोड़ दे, वो अपोज कर दे, हमारा साथ देना छोड़ दे। तो ये भी बात है ना कि कभी किसी को इतना ज़्यादा सर पे भी नहीं बैठाना है और कभी किसी को इतना ज़्यादा नीचे भी नहीं दिखा देना है कि कल को हमको उसकी ज़रूरत भी हो ना तो वो हमारा साथ नहीं दे पाए। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि एक अच्छे तरीके से बैलेंस लेकर चलना है। और साथ ही इंडिया का जो फ्लेक्सिबिलिटी है इस तरीके के सिचुएशन में जिसका भी साथ देना, वो बहुत अच्छा है। इस चीज़ को यहाँ पे हमेशा सराहाया जाए, मतलब कि इसको हमेशा प्रेज़ किया गया है। ओके, बट ये समझिए कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जो हमारे द्वारा कहा जाता है, ये है क्या। इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट,
सॉवरेन पैलेस्टीन स्टेट है और इंडिपेंडेंट सॉवरेन इजराइल स्टेट है, जो कि एक साथ ही दोनों शांति के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं दो स्टेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़ें भी है। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। यूपीएससी में जितना भी ये वेस्ट एशिया से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन आई है ना, मैं 5-10 साल का आपको मैं सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं चाहिए होगा, क्योंकि टाइम लग जाएगा ना, 5 से मुझे लगता है 5 से 8 मिनट में उसमें ले लूँगी, तो अगर आप लोग को नहीं चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हो कि आप लोग को ज़रूरत नहीं है, तो मैं उससे क्वेश्चन लेकर नहीं आऊँगी, सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाए कि वेस्ट एशिया में कितने यूपीएससी के क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, तो वो आप लोग कह सकते हो कि हाँ मैं लेकर आऊँ। ठीक है, आपके फ़ायदे के लिए ही यहाँ पे लेसन होता है। अगर आप लोग को नहीं अच्छा लगता है तो मैं वो काम नहीं करूँगी। फर्स्ट प्रपोजल देखिए क्या है, जूइस का क्रिएशन और फिर अरब स्टेट का, वो भी ब्रिटिश के कहने पर कि यहाँ पे हाँ पैलेस्तीन है, जो कि एक पील कमीशन रिपोर्ट 1937 का था, जिसमें ये प्रपोज किया गया था कि पार्टीशन यहाँ पे पैलेस्तीन को जो है ना 3 जोन में पार्टीशन करना है। एक तो है अरब स्टेट में, एक है जूइस स्टेट में और एक है न्यूट्रल टेरिटरी में, जिसमें कि पूरी होली प्लेसेस है। होली प्लेस मतलब कि आप जानते हो कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जगह भी है, जो कि रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जेरूसलम भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग देखेंगे कि जेरूसलम में कौन कौन से ऐसे जगह है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। साथ ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टीन इन 1947 में, बट इसको अरब के द्वारा जो है उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया गया था। 1991 में ही ये 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है एग्री किया गया, और इसको ध्यान रखना है। और कब, तो मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस में। और इंडिया भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि हम लोग भी ये 2 स्टेट सॉल्यूशन सपोर्ट करते हैं। और इसका एम यही है कि जो भी लेजिटिमेट एस्पिरेशंस है पैलेस्टीन की स्टेट होल्ड के लिए और इजराइल सिक्योरिटी कंसर्न का, उसको हम लोग एड्रेस करते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग मानते हैं कि हाँ दोनों देश है, इजराइल भी है और पैलेस्तीन भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो जो यहाँ पे रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा है जेरूसलम का। तो जेरूसलम में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइट हैं, जैसे जुदाइज्म के लिए, इस्लाम और क्रिश्चियन के लिए एक है अल अक्सा मॉस्क है, ये वर्ल्ड का 3rd होलिएस्ट साइट है इस्लाम में। ठीक है, उसके बाद है वेस्टर्न वॉल, तो ये एक आपको देखने को मिलेगा कि एक सैक्रेड है जुडाइज्म का। चर्च ऑफ होली सेफुल्कर, ये एक चर्च है जो कि ट्रेडिशनल साइट ऑफ जेसस के ऊपर ये बना है, और ये क्रिश्चियन के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो ये जेरूसलम में 3 जगह है, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप लोग मैप देखिए, ये भी बहुत अच्छे तरीके से मैप बताया गया। तो यहाँ पे इजराइल है, इजराइल को बॉर्डर किया जा रहा है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट के द्वारा। ओके, अब यहाँ पे नीचे कहा गया है गल्फ ऑफ, देखिए इजराइल से जो यहाँ पे आपका खुलता है ये गल्फ है। गल्फ कहने का मतलब वैसा एरिया जो कि 3 साइड से लैंड से घिरा है और एक साइड से वाटर से घिरा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इजराइल का जो सदर्न पॉइंट है वहाँ पे कौन सी गल्फ है, तो ये है गल्फ ऑफ अकाबा। फाइन, उसके बाद ये आपका सिनाई पेनिनसुला है, इसको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। जितनी भी मैप है, मैप को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका अराइज होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इंडियाज़ पैलेस्टीन्स पॉलिसी। आइए एक बार हम लोग यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखा। सबसे पहले मैप के थ्रू मैं आपको बताई कि क्या हिस्ट्री कैसे रहा, कैसे क्रिएट हुआ, पैलेस्तीन कैसे देश बना, और उसके बाद कैसे जो है एक वॉर के थ्रू इसराइल देश बनते गया और पैलेस्तीन जो है 2 भाग में सिमट के रह गया। लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन क्या है ये देखें, और साथ ही साथ अभी रिसेंट क्या हुआ ये देखें, और उसके बाद एक ब्रीफ हिस्ट्री है, इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया इजराइल पैलेस्तीन पॉलिसी पे कैसे अपने आप को मेंटेन करके चले हैं, ये सारी चीज़ें देखें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस, जिससे कि ये आपका 2 स्टेट सॉल्यूशन निकल कर आया है। एंड देन यहाँ पे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें देखें। कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखिए, ये डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्या रैशनल है क्यों हम लोग यहाँ पे पैलेस्तीन का साइड लेते हैं, तो इसकी रीज़न भी मैं आपको बता दी। 2 स्टेट सॉल्यूशन का क्या कहने का मतलब है ये भी आप लोग देख लिए। क्या इश्यूज़ हैं, जैसे कि हम लोग इंडिया इजराइल के पॉलिसी को लेकर, तो ये भी हम लोग समझ लिए। एंड लास्टली कंक्लूजन देखें कि हम लोग को एक अच्छा खासा फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंसिंग एक्ट लेकर चलना है। फाइन, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, जो कि है इंडिया यूके रिलेशन को लेकर। फिलहाल अभी क्या हुआ है कि इंडिया यूके वर्चुअल समिट है, जो कि अभी हुआ था। वर्चुअल कहने का मतलब है कि कोई भी एक दूसरे के देश में आ जा नहीं रहे, बस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर रहे हैं। तो इस समिट में क्या हुआ कि रोड मैप 2030 यहाँ पे लाया गया, जिससे कि जो बायलैटरल टाइज़ है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर ये चीज़ें अडॉप्ट की गई। अब ये रोड मैप में क्या है ना कि एक आपका रास्ता है, जिसमें कि हमारी इंगेजमेंट जो आपको देखने को मिलेगा वो 10 ईयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और कुछ एरिया में हम लोग जो है यानी इंडिया और यूके मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे, जैसे कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो गया, व्यापार को लेकर है, इकॉनमी फेज़ को लेकर है, डिफेंस को लेकर है, सिक्योरिटी है, क्लाइमेट एक्शन है एंड हेल्थ है। इससे पहले क्या था कि 2004 में इंडिया यूके जो है वो यहाँ पे अपने बायलैटरल रिलेशन, यानी कि 2 कंट्री के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग बायलैटरल रिलेशन कहते हैं, तो वो यहाँ पे इसको अपग्रेड किए थे।
अब देख लेते हैं कि 2030 का जो रोड मैप बनाया गया है तो इसमें किस किस तरीके से हम लोग हर एक फील्ड में ध्यान देने वाले हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि कंट्रीज़ में पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि G20 और WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के द्वारा यहाँ पे हमारे लोगों के बीच में जो यहाँ पे कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम लोग और भी ज़्यादा यहाँ पे मजबूत करेंगे अपने रिश्ते को। साथ ही जो कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एक पार्टनरशिप है, इसको और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा। यानी कि दोनों के कंट्री के बीच में जो काम होंगे उसके पार्टनरशिप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही इंडिया और यूके टुगेदर आए हैं साथ साथ इन हिंदी, जिससे कि 75th एनिवर्सरी जो हमारे इंडिपेंडेंस का है वो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो ये भी बात आप लोग देख सकते हो। साथ ही अगर ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी के बेसिस पे देखें तो हमारे यहाँ से इन्हेंस ट्रेड पार्टनरशिप लॉन्च किया गया है, जिसमें कि क्या बात है कि फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखेंगे कि दोनों के बीच में जो है ट्रेड हो रहा है तो उसमें फ्री ट्रेड होना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ वगैरह जो लगाई जाती है वो सारी चीज़ों की छुटकारा मिलती है। साथ ही हमारा जो यहाँ पे सर्विस सेक्टर्स में जिस तरीके की आप देखते हो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जैसे वो आईटी या डिजिटल टेक हेल्थ केयर है, तो इसमें हमें कॉपरेशन मिलेगा। साथ ही यूके की जो कंपनीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जाएगा कि आइए इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि हम उन्हें जो है यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम के थ्रू जो है उनको एडवांटेज मिलेगा। तो PLI स्कीम है, न जाने मैं कितनी बार आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसको भी आप लोग जाके देख सकते हो। साथ ही डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करूँ तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में हम और यूके मिलके एक अच्छा यहाँ पे सिक्योरिटी पार्टनरशिप लेकर आएंगे। साथ ही जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओपन एक्सेस है ये यहाँ पे हमारा चलेगा, यानी कि आप लोग देखते हो कि हमारी टेरिटरी में जो ओशन वाला एरिया है उसकी टेरिटरी में उन लोगों को ओपन रहेगा कि आप आ जा सकते हो, उनकी टेरिटरी में हम लोग जाएंगे और जो हमारी मैरीटाइम कॉपरेशन है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और साथ ही साथ एक अच्छा खासा हमारी पार्टनरशिप होगी वेस्टर्न इंडियन ओशन में। और इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है उसको प्रमोट किया जाएगा। साइबर स्पेस जो कि आप लोग देख रहे हो कि ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें आप लोग यूज़ करते हो तो कई बार ये साइबर थ्रेट देखने को मिलती है, तो उससे रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए साइबर स्पेस होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पे जितनी भी ऑनलाइन इश्यूज़ क्रिएट हो रही है उसको यहाँ पे सॉल्व कर सके। तो उसके लिए स्टेबिलिटी की जाएगी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्लाइमेट को लेकर तो यस, यहाँ पे ग्लोबल ग्रीड इनिशिएटिव लाया गया है, वो भी COP26 में, जिसमें कि पॉलिटिकल यहाँ पे डिक्लेरेशन है नेशनल लीडर्स के द्वारा, और जो टेक्निकल फाइनेंशियल और रिसर्च कॉपरेशन है वो हमारा बढ़ाया जाएगा। और आप लोग को पता है कि हमारे द्वारा भी एक स्कीम लाई गई है जिसे कहा गया जा रहा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये इंडिया का प्रपोर्शन है, तो इसको यहाँ पे यूके काफ़ी ज़्यादा अग्री करते हैं इस स्कीम के थ्रू। तो देखिए बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग यहाँ पे उसको बढ़ा सके। और रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं है, क्योंकि एक ये जो आप क्लाइमेट चेंज का मुद्दा देखते हो, ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा देखते हो, तो ये किसी कंट्री का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश पूरे अर्थ का मुद्दा है। तो इसको पूरे अर्थ के मुद्दे के लिए अगर हम लोग इस तरीके का अच्छा एक स्कीम लेकर आए हैं जिसमें कि हमारी कार्बन इमिशन कम हो सकती है, तो इस स्कीम को जो है पूरे वर्ल्ड वाइड फैलाया जाता है, जिससे कि सारे कंट्रीज को अगर सही लगता है तो वो इसको ज्वाइन करते हैं। तो यूके भी यहाँ पे सामने आया है हमारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के अंदर। तो बेटर है कि हम लोग यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट भी करेंगे, उसको सेल भी करेंगे, है कि नहीं। हेल्थ पर्सपेक्टिव में क्या है कि इंडिया यूके जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर आज की डेट में, साथ ही डायग्नोस्टिक को लेकर, और जितने यूके और जो इंडिया वैक्सीन हब है उसको भी डेवलप किया जाएगा। हमारा जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों तक एटलीस्ट यहाँ पे वैक्सीन पहुँचे, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारी कंप्लेंट्स देखने को मिल रही है वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर। तो एटलीस्ट ये काम ना हो और सारे जो भी लोग हैं हमारे देश में उन सबको वैक्सीन लगे, क्लिनिक ट्रायल्स हो, रेगुलेशन हो, रिसर्च किया जाए, इनोवेशन हो जो भी कोविड-19 से रिलेटेड है, तो ये सारा काम हम लोग जो है मिलकर यहाँ पे करेंगे। सो ये 5 फील्ड है जिसमें कि हम लोग हाथ मिलाए हैं इंडिया यूके, जो कि यहाँ पे आगे आने वाले 10 साल तक, 10 साल तो नहीं 9 साल तक हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। अब देखिए यूके हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है ये समझने की ज़रूरत है। अगर हम लोग इकॉनमी बेसिस में देखें तो सबसे पहले अगर ट्रेड देखें इंडिया और यूके के बीच में तो 15 बिलियन डॉलर तक टच हो चुका है, जिसमें से 2 बिलियन डॉलर जो है हम लोग ट्रेड सरप्लस में चल रहे हैं इंडिया के फेवर में, यानी कि ये हमारे ही फेवर में है। ट्रेड सरप्लस है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है। तो ये अच्छा खासा ट्रेड अपॉर्चुनिटी है पोस्ट ब्रेक्सिट के बाद कि यूके जो है ना वो अच्छा खासा अपना ट्रेड रिलेशन जो है जितने भी इमर्जिंग मार्केट है उसके साथ बढ़ाना चाह रहे हैं। तो बेटर है। इंडिया की मेन एक्सपोर्ट अगर हम लोग देखें कि यूके को हम लोग क्या क्या देते हैं, तो यहाँ पे अप्रैल है, क्लोथिंग एसेसरीज़ है, पावर जनरेटिंग मशीनरी इक्विपमेंट है, पेट्रोलियम है,
टेक्सटाइल यार्न है, फैब्रिक्स है, फुटवेयर है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग देखें यूके से क्या हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो मशीनरी, इक्विपमेंट, नॉन फेरस मेटल है, जनरल इंडस्ट्रियल मशीनरी है, इक्विपमेंट मशीन है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग जो है यूके से वापस नहीं इंपोर्ट कराते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है यूके में, और एक सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल जॉब क्रिएटर भी इमर्ज हो रहा है इंडियन कंपनीज़ के साथ, जिसमें आप देखो कि 1,10,000 जॉब्स जो है यूके में क्रिएट हुआ है। वहीं अगर यूके की बात कर ले तो हमारे देश में 4 लार्जेस्ट इन्वेस्टर हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले जो है आप देखो कि मॉरिशस, सिंगापुर एंड जापान है, एंड 4th नंबर पे यूके है जो कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। और 7% जो सारे एफडीआई आते हैं ना, उसमें से 7% जो है, सारे जितने भी एफडीआई आते हैं उसमें से 7% जो है वो यूके के एफडीआई है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक अगर हम लोग देखें तो यूएस और चाइना जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया भी अपनी डिपेंड कर रही है अपनी कॉपरेशन बहुत सारे मिडिल पावर के साथ एशिया में। जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ अपनी रिलेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उसी के साथ अगर देखें यूके की बात करें तो टोटल यहाँ पे 16% ग्लोबल डिफेंस सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिपेंडेंसी हम लोग चाइना के ऊपर कम कर रहे हैं, यानी कि दोनों कंट्रीज़ जो है अपनी इकोनॉमिक एक्सपोजर जो चाइना में ज़्यादा था, आप लोगों को पता है कि काफ़ी बेसिक चीज़ें हम लोग चाइना से इंपोर्ट कराते हैं, तो अब उसकी ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि यूके हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। इट मीन्स कि यूके के द्वारा तो हुवई इक्विपमेंट जो 5G नेटवर्क के से जो मंगा, यहाँ पे आपका 5G नेटवर्क था, हवाई की इक्विपमेंट, उसको भी बैन कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। इसी के कॉन्टेक्स्ट में सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है जो कि इंडिया के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया, जापान के द्वारा प्रपोज किया गया है, और इससे यूके को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। साथ ही एंटी टेररिस्ट एजेंडा में भी सपोर्ट मिल रहा है यूके के द्वारा। आप देखो कि काफ़ी एफर्ट लाया गया है यूनाइटेड नेशन में, जिससे कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जो लीडर है जैश ए मोहम्मद, उनको ग्लोबल टेररिस्ट कगार किया गया है, उनको दिया गया है कि वो ग्लोबल टेररिस्ट है। एजिंग पॉपुलेशन अगर यूके की बात करें तो जैसे कि ब्रिटेन की जो वर्क फोर्स है उनकी एज बढ़ती ही जा रही है, तो एक अप्रोचिंग यहाँ पे रिटायरमेंट है कि जिस तरीके से एक यूथ एज था, अब ये वो ओल्ड एज है, अब ये आपका जो है रिटायरमेंट की तरफ है। तो ये सिचुएशन जो है एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी इंडिया को देता है कि वो लेबर फोर्स गैप को भर सके, यानी कि सारे जितने भी उनके यूथ पॉपुलेशन थे अब वो ओल्ड एज में जा रहे हैं, तो यूथ की कमी है, तो हम लोग अपने यूथ को वहाँ पर सेटल कर सकते हैं। कल्चर और डायस्पोरा रिलेशन देखें, डायस्पोरा कहने का मतलब है कि जैसे इंडियन सिटीजन्स है लेकिन वो बाहर जाकर दूसरे कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ पे अर्न कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, तो उनको हम लोग डायस्पोरा कहते हैं। तो 2011 के सेंसस के थ्रू ये बताया गया कि 1.5 मिलियन पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो यूके में रहते हैं, और 1.8% जो पॉपुलेशन है, साथ ही उनका कंट्री का जो जीडीपी है वो 6% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया जो है वो यूके में बहुत लार्ज नंबर पर रहते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया यूके के बीच में जो रिलेशन है वो इतने अच्छे तरीके से स्मूथली नहीं चलते। तो कब कुछ इश्यूज़ है, तो क्या क्या इश्यूज़ हैं? सबसे पहले कॉलोनियल प्रिज्म है, यानी कि एंटी कॉलोनियल रिसेंटमेंट देखने को मिलेगा ब्रिटिश के अगेंस्ट में, जो कि ऑलवेज एक आपको जो है ना एक ऐसा मुद्दा देखने को मिलेगा जो कि इंडियन पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक क्लासेस में होता ही है। इंडिया का अगर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट देखें, जो कि इंडिया में आप देखो कि कुछ लॉज जो है, चाहे वो टैक्स के ऊपर हो गया, इंपोर्ट के ऊपर हो गया, एफडीआई के ऊपर हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे यहाँ हमेशा यही कंप्लेन देखने को मिलता है कि हमारे टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए सिंगापुर की टैक्स अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल है, और भी बहुत कंट्रीज़ की आप टैक्स कंप्लाइंसेस देखो तो बहुत सिंपल है, तो उसकी वजह से यूके इसको लाइक नहीं करते। साथ ही यूके की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, यानी कि आप देखो कि यूके काफ़ी ज़्यादा लिमिट करते हैं कि लोगों की मूवमेंट को लेकर, यानी कि अगर यूके इंडिया टाइज के बीच में देखें तो ये काफ़ी कॉन्स्टेंट है इस चीज़ को लेकर। स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट, टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आप देखो कि अनवेलकमिंग, एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट होता है उनको कि वो नेविगेट कर सके। तो यूके का इमिग्रेशन पॉलिसीज़ थोड़ा टफ है, जिसके कारण हमारे इंडियंस को प्रॉब्लम होता है। डिफेंस कॉर्पोरेशन के फील्ड में देखें तो यूके जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क नहीं करते, यानी कि वो सरकार से सरकार को जो है आर्म सेल जो इंडिया का होता है वो यहाँ पे नहीं करते हैं, उसमें वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो काफ़ी हद तक हमें प्रॉब्लम होती है। और यूके का आप देखोगे तो उनके बहुत क्लोज साथी है पाकिस्तान और चाइना, जिससे जो कि हमारे यहाँ पे मेन दुश्मन है। रिसेंट एटीट्यूड अगर हम लोग लेबर पार्टी को लेकर देखें तो रिसेंटली यूके का जो लेबर पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा मिडलसम हो चुका है इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर, यानी कि कश्मीर के भी मुद्दे में आप देखो कि 370 हटाया गया था तो यूके ने हमारे सपोर्ट में नहीं कहा था। काफ़ी आप लोग देखो कि फार्मर्स की जो अभी प्रोटेस्ट चल रही है उसमें भी लेकर यूके की काफ़ी अजीब कमेंट आई थी। तो जो रिसेंट मुद्दा हमारे देश में चल रहा है ना, तो कई बार ये देखने को मिलता है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म में यूके जो है वो हमें कभी समटाइम्स क्रिटिसाइज़ भी कर देता है, जिसकी वजह से ऑब्वियस है कि ये अच्छा नहीं लगता है।
वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि अगर ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो हम लोग को एक न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक पार्टनरशिप लेकर चलना चाहिए। इंडिया और यूके एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ऑब्वियस है कि दोनों को फ़ायदा ही होगा। साथ ही हम लोग को इंडो पैसिफिक वाले रीजन में मेंटेन करके चलना है, जो कि एक नेचुरली अलाय है। यहाँ पे हम लोग जो है ब्रिटेन के एक नेचुरली अलाय हैं। साथ ही कोविड-19 पैंडेमिक को मैनेज करना, इंडिया और यूके का आप देखो कि यहाँ पे काफ़ी हम दोनों के पास पोटेंशियल है कि हम लोग बायोलेट्रिक स्ट्रैटेजिक जो कॉपरेशन है हेल्थ सेक्टर में, वो काफ़ी अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे पोस्ट ब्रेक्सिट पार्टनरशिप, यानी कि जब तक यूरोपियन यूनियन का यूके जो है वो पार्ट था तब तक ठीक है, लेकिन अब ये अलग कंट्री बन चुका है तो यूके को भी ज़रूरत है कि वो अपनी ट्रेड को बेटर तरीके से इस्टेब्लिश करे, अपनी बायलैटरल जो रिलेशन है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ उसको बेटर तरीके से इस्टेब्लिश करे। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आप देख सकते हो स्किल्ड इंडियन वर्कर्स के लिए कि वो यूके के साथ बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। वाइडर कॉपरेशन देखें तो यूके और इंडिया जो है वो यहाँ पे इंडियन एम्बिशियस, यानी कि हम लोग जो है अर्बनाइजेशन, डिजिटाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस फील्ड में भी यूके काफ़ी ज़्यादा हमें जो है सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे काफ़ी एक स्कोप की भी एरिया यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पे हम लोग जो है एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। देखिए इंडिया यूके की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। आप लोग देखो कि इन्हांस ट्रेड पार्टनरशिप जो है ये अनाउंस किया गया है इस वर्चुअल सबमिट में। तो यूके की जो सरकार है ना, यानी कि यहाँ पे ब्रिटेन और जो इंडिया है, यहाँ पे वो अपना एक फॉर्मल फ्री ट्रेड डील को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इस साल के बाद होगा। फिर इंडिया जो है इससे पहले आप देखो कि एक ब्रॉड बेस्ड जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट था, यानी कि आज को BTIA कहते, ये नेगोशिएट किए थे, और यूके जैसा कि उस समय EU का पार्ट था। तो ये दो तरीका है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं इंडिया यूके के रिलेशन में। तो अभी जो नया सबमिट हुआ है इसमें हम लोग 5 फील्ड में काम कर रहे हैं: पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रेड, डिफेंस, क्लाइमेट एंड हेल्थ, ठीक है। किस किस तरीके से कर रहे हैं ये भी देख सकते हैं। कैसे सिग्निफिकेंस है तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदेमंद है। इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ वो 4th नंबर पे करते हैं और हम लोग वहाँ 2nd नंबर पे करते हैं। स्ट्रैटेजिक भी है, यानी कि हम लोग कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं डिफेंस को लेकर, अपने चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकते हैं। साथ ही एंटी टेररिस्ट एजेंडा को सपोर्ट करते हैं। और एजिंग पॉपुलेशन हो चुका है यूके का, तो उसके जगह पे हम लोग अपनी यूथ पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट के लिए फिट कर सकते हैं। और कल्चर और डायस्पोरा रिलेशन भी हमारा बहुत स्ट्रांग है। इश्यूज़ क्या क्या है ये सारी चीज़ें देखें और वे फॉरवर्ड भी देख लिए। एक लास्ट टॉपिक है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये है फरजाद बी गैस फील्ड। एक्चुअली रिसेंटली क्या हुआ है कि ईरान जो है वो डिसाइड किया है कि अपनी फरजाद बी जो गैस फील्ड है वो डोमेस्टिकली इसको डेवलप करेंगे। और इंडिया का जो ऑयल और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है ONGC विदेश, इसको यहाँ पे कट डाउन करेंगे, जो कि यहाँ पे काफ़ी लैंडिंग कर रहे थे, लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट था। तो इसको यहाँ पे हटाएंगे और वो अपने तरीके से ईरान जो है अपना फरजाद बी गैस फील्ड को वो डेवलप करेगा, ठीक है। देखिए फरजाद बी गैस रिजर्व्स का जो लॉस है ना वो एक कंसर्न है। तो इट मीन्स कि ये इंडिया का सेकंड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल था जो कि ईरान में ख़त्म हो गया। यानी कि हम लोग इसमें काफ़ी साथ दे रहे थे इसको डेवलप करने में, बट ईरान कहा है कि अब वो अपना क्या कर सकता है, ठीक है। लास्ट ईयर में इसी तरीके से उन्होंने हमारे साथ एक दगाबाज किया कि बात हुई थी कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा चाहबार पोर्ट से जाहिदान एक रेल लाइन, बट बाद में क्या हुआ ना कि हमें भी बाहर निकाल दिया। और उसके बाद जो है ये ईरान कहा कि नहीं, ये हम भी अपने आप कर लेंगे, बल्कि ये अपने आप तो नहीं करेगा, ये चाइना के ही हेल्प से कर सकता है। तो ये वाली बात हुई कि ईरान अब हमें साइड करते जा रहा है। तो 2 प्रोजेक्ट हमारा जो है ईरान से अपने हाथ से हम लोग धो बैठे हैं। रीज़न क्या है, इंडिया को क्यों बाहर निकाला गया है ये समझते हैं। सबसे पहले है कि ओवर प्राइसिंग के ऊपर डिसएग्रीमेंट। देखिए फरजाद बी गैस रिजर्व्स जो है इसमें लोअर क्वालिटी नेचुरल गैस है और हाई मीथेन कंसनट्रेशन है, जिससे क्या है कि फर्टिलाइजर फीड स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है। और ईरान जिस तरीके से प्राइसिंग को यहाँ पे डील किया था ना, वो यहाँ पे उस तरीके का नहीं था जैसे कि इंडिया जो कतर से शिप वगैरह करते। तो इसको लेकर यहाँ पे जो है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। साथ ही ब्यूरोक्रेटिक डिले भी हुआ। आपको पता है कि काफ़ी डिले होता है कोई भी तरीके का प्रोजेक्ट जो इंडिया से जाता है। तो ईरान को ये चीज़ पसंद नहीं है। ईरान बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है इस चीज़ को लेकर। तो पहले तो हम लोग जो चाबार पोर्ट बना रहे थे और उससे लेकर जो जाहिदान तक हम लोग रेलवे लाइन लेकर चल रहे थे, तो वो बहुत स्लो हो रहा था। उसकी वजह से वो चिढ़ कर हमें हमारा प्रोजेक्ट छीन लिया। साथ ही जो है ये भी ऐसा था कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क होता है, जिसके कारण ये भी चला गया। साथ ही US सैंक्शन का जो ईरान के ऊपर ये सैंक्शन लगाया गया है US के द्वारा, तो इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। यानी कि जो रिपीटेड इकोनॉमिक सैंक्शन यहाँ पे ईरान के ऊपर लग रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल कंपनीज जो है ना वो अपने पार्टिसिपेशन से खुद को रोक रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर ईरान में, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत ज़्यादा लगता है और उसी का डर है। सैंक्शन लगा दिया जाता है US के द्वारा तो काफ़ी डेवलपमेंट ठप हो जाती है, जिसके कारण जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है दोनों कंट्री को। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है मेनली। आप देखो कि ईरान और चाइना के बीच में 25 साल का यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें कि $400 बिलियन तक चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा ईरान में, जिससे कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाएगा और एनर्जी सोर्सेज को क्रिएट किया जाएगा। तो मेनली यही रीज़न है जिसके कारण आप देखो कि चाइना
अगेंस्ट से ईरान में भी इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके कारण जो है हम लोग जो है अपने प्रोजेक्ट से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन फिर भी आप देखो कि हमारा जो ईरान के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था उसका क्या इंपॉर्टेंस था। सबसे पहले तो आप देखो कि एनर्जी सिक्योरिटी थी, यानी कि इंडिया का इंपोर्ट जो यहाँ पे 45% तक ग्लोबल गैस का होता है वो हम लोग कंज्यूम करते हैं। और फरजाद भी जो रिजर्व्स था ना, वो हम लोग का हाफ ऑफ द टोटल रिजर्व्स जो इंडिया में है उससे हम लोग का काम बन जाता। साथ ही आप लोग देखो कि हम लोग यहाँ पे जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा अफ़गानिस्तान के तरफ एक्सेस भी था। एक मैप में देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पे देखिए ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में जो है ये एक कबाब में हड्डी वाला काम करता है पाकिस्तान। तो हम लोग यहाँ से होकर अफ़गानिस्तान तक नहीं जा पाते, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना इस तरीके से एक रास्ता बनाया जाए जिसमें ईरान में भी हम लोग यहाँ पे चाबार पोर्ट डेवलप कर दे। उसके बाद ये जाहिदान तक हमारा रेल लाइन पोर्ट रेल लाइन यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, जिससे कि हम लोग अफ़गानिस्तान तक पहुँच पाएंगे। तो ये एक बाईपास हो गया कि अफ़गानिस्तान तक भी हमारी एसेस पहुँच पाएगी। और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारा कहाँ से बढ़ेगा, तो यहाँ से लेकर जो है हम लोग सेंट्रल एशिया तक भी पहुँच पाएंगे। जितने काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे जितने भी शहर है वहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे। तो एक हम लोग बाईपास बना रहे हैं जिससे कि अफ़गानिस्तान में से हो पाएगा। और ये आप लोग देखो एक सेकेंड, जिससे कि हम अपने अफ़गानिस्तान के साथ व्यापार भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बढ़ पाएगी। ईरान का जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो इतना बेहतरीन है जिससे कि हमारी जो जियोपॉलिटिकल आउटरीच है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। और आपको पता है सेंट्रल एशिया में सबको इसलिए इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि सेंट्रल एशिया में एक रिच रिजर्वॉयर है नेचुरल रिसोर्सेज का, क्या नहीं मिलता है वहाँ पर, इसलिए उस तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आप देखो कि हम लोग काउंटर बैलेंस कर पाते हैं चाइना की जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में। तो चाबार स्ट्रैटेजिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, जो कि एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। हम लोग अपने पोटेंशियल को यहाँ शो कर सकते हैं कि अच्छे खासे तरीके से हम लोग चाइना पाकिस्तान की जो पोर्ट प्रोजेक्ट है, जो गादर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे हम लोग चाबार पोर्ट बना रहे हैं ना ईरान में, तो यहाँ पे चाइना जो है ना वो आप देखो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है। तो इंडियन ओशन वाले रीजन में ये भी अपना दबदबा बैठाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी हम लोग काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इंडिया की लीडरशिप अगर हम लोग रीजनल कनेक्टिविटी में देखें तो आप लोग देखो एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो कि यहाँ पे मुंबई को मॉस्को से सी से लेकर लैंड वाली ज़मीन से लेकर जो है इस तरीके से यहाँ पे हमारा कनेक्टिविटी होगा। तो इसी तरीके से ये भी हमारा हो पाएगा। साथ ही जो ईरान इंडिया रिलेशन है वो और ज़्यादा मजबूत हो पाते। अगर हम लोग देखें ईरान के साथ, जो कि यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो हमारे हाथ से ये दोनों प्रोजेक्ट चला गया, अगर ये ज़्यादा प्रोजेक्ट हम लोग वहाँ पे डेवलप कर पाते तो इससे हमारी और ईरान की रिलेशन काफ़ी हद तक बेटर हो पाता। साथ ही साथ आप देखो चाइना का इंक्लूजन हो गया तो ऑब्वियस है कि ईरान जो है वो चाइना को ज़्यादा फेवर करेगा। साथ ही हमारी जो पार्टिसिपेशन है अफ़गान पीस नेगोशिएशन में, तो हम लोग के द्वारा आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग अफ़गान ओन्ड, अफ़गान लीड और अफ़गान कंट्रोल जो है इस तरीके की जो स्लोगन है वो लेकर चलते हैं। एक पीस प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि तालिबान ने पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस की जो है पूरी धज्जियां उड़ा कर रख दिया है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान में पीस हो, जिससे कि अफ़गानिस्तान के लोगों का डेवलप हो सके और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में भी डेवलपमेंट हो सके। साथ ही ऑयल इंपोर्ट की अगर बात करें तो 2017-18 में ईरान जो था वो थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर्स था। सबसे पहले इराक और सऊदी अरेबिया था और थर्ड लार्जेस्ट जिससे कि हम लोग तेल खरीदते थे वो ईरान ही है, और 10% जो है वो टोटल नीड्स पूरा करता है। वही अगर हम लोग देखें, अगर इंडिया इस तरीके से ऑयल ईरान से जैसे 2019 में जो रोक दिए थे हम लोग खरीदना, क्योंकि यूएस के द्वारा सैंक्शन लगा दिया गया था कि कोई भी ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, तो हम लोग भी रोक दिए थे। तो इससे आप लोग देखो कि अगर ये जो हमारा सैंक्शन हटा है तो इससे जो है हम लोग फिर से अपने इंपोर्ट को रिज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा रिलेशन बेटर हो पाएगा। तो कुछ चीज़ें आप लोग देखो कि यहाँ पे गलती हो गई है और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके कारण जो है हमारी और इंडिया ईरान की जो रिलेशन है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बट ईरान हमारे लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आज भी इंपॉर्टेंट है। बट देखिए थोड़ा सा चाइना के इंक्लूजन के कारण हमारे रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम अराइज हो रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वे फॉरवर्ड में क्या बताया जा रहा है। कंक्लूजन है कि जिस तरीके से यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज देखने को मिली, पहले यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप थे जो कि कुछ भी करते हुए जा रहे थे, जैसे ही यहाँ पे जो बाइडेन आए तो वो बहुत सारे सैंक्शन जो ईरान में लगे हुए थे उसको हटाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है यूएसए का कि वो यहाँ पे जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसको यहाँ पे फिर से रीजॉइन कर सकते हैं, और जो यूएस सेक्शन फिर से हटाया गया है तो इससे आप देखो कि काफ़ी वर्ल्ड इकॉनमी में फिर से एक इंटीग्रेशन आएगा, एक साथ मिलकर काम करेंगे और काफ़ी अच्छा खासा पॉसिबिलिटी है कि फिर से ईरान इंडिया की जो रिलेशन है उसमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी।
साथ ही हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके द्वारा भी क्लैरिफाई कर दिया गया है कि ईरान चाहता है कि वो इंडिया को इन्वॉल्व करे, वो भी फरजाद बी गैस फील्ड के डेवलपमेंट में, लेकिन लेटर स्टेज में। बट आप देखो कि हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना चाहिए कि कैसे हम लोग यहाँ पे प्रोडक्टिव ब्यूरोक्रेटिक और डिप्लोमेटिक चैनल को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेशन ले सके। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं इस गैस फील्ड के बारे में। तो फरजाद बी एक ऑफशोर नेचुरल गैस फील्ड है जो कि पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है। अब ईरान की लोकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेंगे। तो ये है ईरान, यहाँ पे पर्शियन गल्फ में आपको देखने को मिलेगा कि फरजाद बी जो है ये आपका लोकेटेड है। फरजाद बी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखो 23 ट्रिलियन क्यूबिक फिट ऑफ इन प्लेस गैस रिजर्वायर है, यानी कि इतना बड़ा रिजर्वायर है जो कि 60% तक रिकवरेबल भी है। फिर से बार बार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही ये फर्जी ब्लॉक के साथ यहाँ पे ये लगा हुआ है जो कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बॉर्डर में है। यहाँ पे आप देखो कि 5000 बैरल पर बिलियन क्यूबिक फिट ऑफ गैसेस जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेट है, यानी कि भारी मात्रा में यहाँ पे गैस वगैरह पाए जाते हैं। और ये जो गैस फील्ड है एक्चुअली ये OVL के द्वारा जो है 2008 में डिस्कवर किया गया था। एक ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट आर्म है इंडिया की स्टेट ओन्ड ऑयल और नेचुरल गैस कॉर्प्स का, ONGC का, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा इसको डिस्कवर किया गया है और आज की डेट में जब हम लोग डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो हमें ही बाहर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं और भी क्या इंडिया की इन्वेस्टमेंट है ईरान में। जैसे कि चाहबार पोर्ट के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए ये कहाँ लोकेटेड है, तो चाहबार पोर्ट जो है वो हमारा गल्फ ऑफ ओमन में लोकेटेड है, ये डायरेक्ट आप देख सकते हो। और साथ ही साथ जो है एनर्जी रिच ईरान जो है वो मरकान कोस्ट में है। और इसके साथ आप देखो कि जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ, जो कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स है। यहाँ से आराम से जो है हमारे सामान और पैसेंजर लोग भी यहाँ पे जो है आराम से आना जाना कर सकते हैं। इस पोर्ट की अगर हम लोग देखें तो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी जो इंडिया के साथ है वो कांडला पोर्ट से थोड़ा डिस्टेंस में है। कांडला पोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक सेकेंड, यहाँ कहीं है। साथ ही साथ गुजरात टू चाबार जो है वो आपका 1000 किलोमीटर की दूरी में है। और चाबार टू मुंबई अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये 1450 किलोमीटर है। चाबार में 2 टर्मिनल है, एक है शाहिद कालंतरी और एक है शाहिद बेहस्ती। तो शाहिद बेहस्ती जो है वो यहाँ पे अफगानिस्तान और ईरान के साथ मिलकर इसको डेवलप किया जा रहा है। और ट्राइलेटरल ट्रांजिट एग्रीमेंट है जो कि 2016 में इसको जो है आपका साइन किया गया था। तो शाहिद बेहस्ती इसमें तीनों है, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो 10 ईयर लीज में हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं और दोनों टर्मिनल्स को ऑपरेट करेंगे। और वो भी 5 बर्थ है शाहिद बेहस्ती पोर्ट का, जो कि आपका चाहबार में है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, शाहिद बेहस्ती, शाहिद कालांतरी, ये दोनों कहाँ है, तो हमारे चाहबार पोर्ट में। और इसकी लोकेशन वगैरह और सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ओके। सो यहाँ पे हमारा फरजाद भी गैस फील्ड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मेनली आप लोग देखो कि हमारे हाथ से ये प्रोजेक्ट चला गया जो कि डेवलपमेंट का है। तो क्यों चला गया, क्योंकि ओवर प्राइसिंग के कारण जो है डिसएग्रीमेंट हो गई, ब्यूरोक्रेटिक डिले है, इम्पैक्ट हुआ है जो US के द्वारा सैंक्शन लगाया गया था ईरान में, और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के कारण। हमारे लिए ईरान कैसे इंपॉर्टेंट है, तो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर अफगानिस्तान के लिए एक बाईपास रूट है। साथ ही सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी कर सकता है, चाइना को हम लोग काउंटर बैलेंस कर सकते हैं इंडियन ओशन में। इंडिया की लीडरशिप देखने को मिलेगी रीजनल कनेक्टिविटी में। साथ ही हमारा ईरान इंडिया जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन हो सकता है इस तरीके के प्रोजेक्ट से। और ऑयल इंपोर्ट हम लोग ईरान से करते हैं, इसलिए जो है ईरान हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ओके। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इंटरनेशनल रिलेशन। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे लगे होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे। तो उसके लिए बस आप लाइक कर सकते हो। मिलते हैं कल हम लोग सेम टाइम में और इकोनॉमिक लेसन के साथ। तो स्टार्ट करेंगे स्टेट फाइनेंसेस एंड बहुत सारी टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम के लिए डायरेक्टली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी कोई डाउट करिए, सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।